आप महिमा मंडित करते कि हमने कमेटी बनाई एमएसपी की। 75 साल बाद इस देश में कमेटी बन रही है एमएसपी की। 75 साल बाद इस देश का ये तय कर लिया है, जब आपको बैंकिंग के लाइसेंस देने होते तो रातों रात चीज हो जाती है। जब आपको एयरपोर्ट बेचने थे अडानी जी को, तो प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग के ऑब्जेक्शन के बाद भी वो रातों रात तय होती है चीजें कि किसको क्या बेचना है। सरकार को देखो चुनाव के पहले टाइम निकालना था, इसलिए सरकार ने भी, इसके पहले भी सरकार इस पे बहुत सारी चीजों पे अड़ी रही। और आज का जो 9 तारीख का पत्र है, वो पत्र पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि बहुत सारा कुछ मिल गया। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दोनों आ गए, सरकार भी आ गई है और संगठन भी आ गए। क्योंकि अभी कोई कह रहे थे कि वो एमएसपी में कोई इतना फिस्कल कोई अरे एमएसपी ही सब कुछ है। क्योंकि एक देश में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है। पहले वो स्थिति अलग थी कि जब एमएसपी देने के बाद भी एमएसपी के ऊपर माल बिकता था। आपने अभी कहा मैक्सिमम रिटेल प्राइस और एमएसपी क्यों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए आई है कि यदि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन बढ़ा है हमारे यहाँ अनाज का, तो उसके बाद जब प्रोडक्शन बढ़ा और डिमांड के हिसाब से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, तो उसकी कीमतें घटने लगी। कीमतें घटने लगने के बाद किसान लॉस में आने लगा। ऐसे में ये सरकार का दायित्व बनता है कि इस किसान को खेती करने के लिए, बकाया रखने के लिए, तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये सब्सिडी का ही एक पार्ट है जिसको हम एमएसपी कहते हैं। और ये सब्सिडी हमें नहीं, पूरे यूरोप और अमेरिका में व्हीट लॉबी जो है, वो व्हीट लॉबी और सोयाबीन लॉबी आज भी सब्सिडी लेती है वहां पे। तो क्योंकि उनको यदि किसान को वो भाव नहीं मिलेगा, और ये बड़ा अजीब चक्र है, यदि किसान को ऊंचे रेट में एमएसपी दी आपने, और एमएसपी देने के बाद वो अनाज सरकार ने फिर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट लेके बेचा, तो महंगाई इतनी चरम पे जाएगी कि उपभोक्ता बाप बाप करने लगेगा। इसलिए सरकार को ये सब्सिडी का जो शॉकअप है, वो सरकार को झेलना ही होता है। हर देश की सरकार झेलती है, भारत सरकार कर रही तो कोई नई बात नहीं कर रही। प्रश्न ये है कि 2014 से देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब ये जो एमएसपी है, वो ये एमआरपी जैसा काम करने लगी किसानों को। कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सही। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि जो एमएसपी आज आप दे रहे हैं धान पे, उस पे भी किसान लॉस में है। और यदि वो एमएसपी नहीं हो और मार्केट फोर्सेस पे किसान को छोड़ा जाए, तो उसका तो बिल्कुल भट्टा बढ़ जाएगा। अभी वो 10 से 15-20% लॉस झेल रहा है, यदि वो एमएसपी नहीं होगी तो उसका तो लॉस 50% तक चला जाएगा। क्या करेगा किसान? और ये सिर्फ एमएसपी पे मायने नहीं है, बाकी कई चीजें हैं। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आने के पहले कह रहे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस है यूपीए गवर्नमेंट में, कोऑर्डिनेशन नहीं है एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में। आज वो पॉलिसी पैरालिसिस यहां पे भी दिखाई देता है। जब सोयाबीन मार्केट में आया, एक तरफ गवर्नमेंट इस बात को लगातार रेखांकित कर रही है कि तिलहन का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। हम जो तेल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो खाने का तेल है, उसका भी कहीं ना कहीं एक बिल बनता है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ तिलहन को, तो सोयाबीन भी एक तिलहन है। जब सोयाबीन के रेट 12,000 तक पहुंच गए थे मार्केट में, और किसान को लग रहा था कि इस बरसात का, क्योंकि इस बार बरसात ने बहुत मारा है किसान, सोयाबीन प्रोड्यूसिंग जो सेंटर से, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाओ तो फसल बहुत बर्बाद हुई है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो बचा है किसान के पास, खासकर महाराष्ट्र में तो सोयाबीन पूरा का पूरा सो गया ऐसा। तो उसके बाद जो रेट चल रहा था 12,000 का, तो किसान को लग रहा था कि चलो इतना लॉस में कुछ तो मुझे एक फायदा होगा। इमीडिएटली सरकार ने सोयाबीन इंपोर्ट करने की घोषणा कर दी, तेल की बढ़ती हुई कीमतों के देखे। क्योंकि फिर सरकार जो है, वो सोपा लॉबी, जो सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन है, उसके हाथ में खेल गई। जैसे सरकार ने बोला कि रेट वहां से इंपोर्ट करने जा रहे हैं, मार्केट में रेट 12,000 से रेट 6,000 पे आ गए, 8,000 और फिर 6,000। तो किसान कहां जाएगा? फिर ये पार्टी, ये पैरालिसिस नहीं है क्या? आपको कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन भी देखना चाहिए, वो चीजें भी देखना चाहिए। तो इसीलिए मात्र मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत भारी जीत होगी तो किसान एकदम मालामाल हो गया। ये तो ऐसा हो गया कि आपके घर में किसी ने अतिक्रमण कर दिया, 4 गुंडे आके आपके ड्राइंग रूम में बैठ गए, और आपने 3-4 मतलब 300 दिन 400 दिन लड़के उन गुंडों को बाहर भेज दिया, और फिर आप बोल रहे हो कि हमने जीत हासिल कर दी। अरे आपने अपना घर ही पाया है वापस।
आपने सिर्फ ड्राइंग रूम खाली करवाया है, लेकिन जो आपके जो मसले हैं कि बिजली का बिल भी आपको देना है, आपको पार्किंग का पैसा भी देना है, सोसाइटी का मैनेजमेंट का भी देना है, आपको किराने वाले का भी पैसा देना है, आपको परिवार भी चलाना है, बच्चों का स्कूलिंग भी है, वो जो मसले हैं वो तो वैसे ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। किसान का भंडारण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, ये प्रॉब्लम तो बरकरार है। ये नया 3 कानून का एक तुमने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, नया प्रॉब्लम खड़ा कर दो, उसको डाउन कर दो और बोलो कि हमने किसान का काम कर दिया। ये 3 कानून किसानों की ना डिमांड थी, क्या कर रखा ना है 3 अभी ये? कानून, ये किसानों की लड़ाई थी। किसानों की लड़ाई थी कि हमको भंडारण की जगह दो, हमको रोड ठीक दो, कि हम अभी हमारा माल किस पे कहीं जॉब मंडी तक करेंगे? तो ले आए। ये तमाम बातें जो थी, सरकार ने एमएसपी एमएसपी करते, पंजाब में एमएसपी में जब भी एमएसपी की बात होती है कि सरकार आंकड़ा देता है पार्लियामेंट में कि पंजाब में इतनी खरीदी की, जरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा दे, जरा आगे भी आंकड़ा आंध्र प्रदेश का भी आंकड़ा दे। महाराष्ट्र में हालत इतनी बड़ी बेकार हो गई थी कि पिछले साल अरहर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि अरहर खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, बारदाना नहीं था, और किसान ने अरहर इतनी सस्ती बेची और दाल महंगी बिक रही थी। तो ये जो लॉजिस्टिक्स है हमारे देश में, आज 75 साल की हम मतलब कभी शर्म आती है हमको, हम 75th ईयर, हम तो बोलते हैं हम रजत जयंती मना रहे हैं। रजत जयंती का साल है, इससे भाषण शुरू होते नेताओं के। रजत जयंती में अभी तक फूड प्रोसेसिंग कहां है इस देश में? क्यों आलू रास्ते पे फेंका जाता है, प्याज रास्ते पे फेंका जाता है? मेरे पास एक बिल आया है, वो किसान अपने पूरा प्याज बेच के 13 रुपए लेके गया है मार्केट मंडी से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, तुलाई का चार्ज, ढुलाई का चार्ज, ये सब कटने के बाद उसके हाथ में 13 रुपए आए। और पिछले साल तो मेरे पास एक ऐसा बिल था जो मैंने, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप ऐसे यार बोगस बात करते हो तुम प्रोग्राम में, तो मैंने उनको वो बिल दिखाया और उस किसान का नंबर दिया, मैंने बात कर लूं उससे। किसान अपना माल उसने, किसान एक प्याज का उगाता था किसान नासिक के पास, वहां उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी, उसने अपने जो मार्केट में है जिससे हर्रासी करता है उसको बोला कि मेरा प्याज बेचना है, उसने बोले बेचो, तो बोले भैया प्याज उठवाना है, उसने लॉरी भेजी, वो लॉरी जो ट्रक था छोटा पिकअप, वो प्याज लेके गया, प्याज का रेट उसने बताया, और जो प्याज का रेट इतना डाउन था कि टोटल करने के बाद उसने किसान को बोला कि तुझ पे पैसे निकलते हैं, और उसने मार्केट में शहर में गया, पैसे उधार लाके पैसे दिए उसको। ये समस्या 3 कानून वापस लेने से खत्म नहीं होगी, ये समस्या एमएसपी के ऊपर कमेटी बनने से खत्म नहीं होगी। तो किसानों की ओरिजिनल समस्या आपको नहीं एड्रेस करनी है, किसानों की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है उसको अनदेखी करनी है, तो नया प्रॉब्लम खड़ा कर दो, किसानों को आंदोलित करवा दो, और 1 साल बाद आप वो प्रॉब्लम नीचे वापस ले लो। पूरा देश को क्या लगता है, आज देश में किसी को भी पूछो, अरे बोले किसानों की जीत हो गई, अब तो किसानों की बल्ले बल्ले है। अरे बोले भाई रुक जाओ, कौन सी बल्ले है किसानों की? मेरा किसान आज भी आत्महत्या करेगा, आज भी उसकी स्थिति वही है। तो ये किसानों की जीत मतलब ये किसानों की एक लड़ाई का अंत है, सिर्फ 3 कानूनों का। एक नया आक्रमण हो गया, उसको बचाया आपने। जो ओरिजिनल मसले हैं किसानों के, वो कहां हैं? वो तो अनएड्रेस्ड है। नीम कोटेड यूरिया यूरिया बोलते हैं। आप मुझे एक राज्य बताइए जहां फर्टिलाइजर के लिए मारामारी नहीं हुई होगी इस सीजन में। इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कौन से खेत को इलेक्ट्रिसिटी देती है। क्यों मेरा किसान रात को जाता है खेत में पानी देने? क्योंकि रात को लाइट आती तो उसको रात भर जगना पड़ता है वहां पे। पानी का बंटवारा होता है, अभी जलाशय में पूरा पानी भरा नहीं है। अभी आप देखिए फरवरी में मार्च से जलाशय से जो पानी निकलेगा उसमें राशनिंग होगा। उद्योग के लिए इतना, किसानों के लिए इतना, पीने के लिए इतना, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किसान होता है। तो ये तमाम जो 75 साल हो गए हम भंडारण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, हमें अडानी की तरफ देखना पड़ता है भंडारण के लिए। शर्म आनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज का जो
कोल्ड स्टोरेज के ऊपर सब्सिडी जाती है तो वो फाइलें क्लियर नहीं हुई। जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है जिसके थ्रू कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी दी जाती है, वो फाइलों पे बैठे रहे, कमीशन के चक्कर में लोग सेटिंग नहीं हो रही थी, वो साल लैप्स हो गया, पैसा वापस चला गया। ये लोकसभा के दिए हुए सवालों के जवाब है। 6-6 हजार रुपए आपको किसानों को देने पड़ रहे हैं 75 साल बाद। सिर्फ 75 साल बाद हमारे देश की जो असमानता का जो रिकॉर्ड अभी कागज आया है मेरे पास, 50% इस देश के लोगों की एक असमानता सर्वे आया है 2022 का, विश्व के 100 अर्थशास्त्रियों ने किया है उसको। अखबारों ने और चुनाव वाले चैनलों ने उस लायक नहीं समझा कि उसके ऊपर कोई डिस्कस किया जाए। 10% लोग 80% इनकम लेके बैठे हैं। 50% लोग इस देश में 54,000 रुपए सालाना कमाते हैं। क्या आ गई उनकी 54,000 रुपए सालाना का मतलब क्या है? 12 5,000 रुपए भी नहीं है महीने के। 1% जो लोग हैं इस देश में, वो 27%, जो देश की जो टोटल इनकम है उसमें 27% शेयर होल्डिंग उनकी है। ये हमारे देश की समानताएं हैं। और ये जो 50% है, ये किसान है मेरा, जो 5,000 रुपए भी जिसके पास नहीं आते हैं। क्योंकि आज भी हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है, आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में होता है। मनरेगा पे प्रेशर क्यों पड़ता है? क्योंकि खेती खाली पड़ी है, कल्टीवेशन की औकात नहीं रहेगी किसानों की। कहां से कल्टीवेट करेगा वो? पुराना कर्ज दिया नहीं, नया कर्जा कहां से मिलेगा? आपके पास जमीन है, आप कल्टीवेट नहीं कर पाते। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसको आपने एड्रेस नहीं किए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।